Hi friends, in this session we talk about fully NCERT based human physiology, breathing and exchange of gases। हम लोग इस भाग में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर आपका 17 है पूरा NCERT फुल्ली NCERT बेस्ड होगा। हम लोग NCERT बेस्ड ये टॉपिक कवर करेंगे। 1 बाय 1 लाइन हम लोग कंटेंट्स के अनुसार हम लोग रीड करेंगे। ओके, समझेंगे कि क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में, क्या कहा जा रहा है, हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए, सबसे प्रथम जो हम लोग को पढ़नी है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखना है, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे इस चैप्टर में, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़नी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और रेगुलेशन एंड क्या पढ़नी है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़नी है। उसके बाद लास्टली जो पढ़ना है डिसऑर्डर पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर पढ़ना है लास्ट में। तो इस तरीके से हम लोग ये कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इसका इंट्रो देखते हैं। तो इसका इंट्रो है कि जैसे हम लोग एज यू हैव रीड अर्लियर, आपने पहले पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज किया जाता है प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, यानी कि उसका यूज किया जाता है, सैचुरेट किया जाता है। ओके, तो इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को इनडायरेक्टली जो है आपको ब्रेक डाउन किया जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स के रूप में ऑक्सीजन जो है यहाँ पर बाइंड करता है, तो न्यूट्रिएंट्स पर बाइंड करता है, ग्लूकोज पर बाइंड करता है और वो एनर्जी के रूप में ड्राइव होते हैं, एनर्जी बनते हैं एक तरीके से, और उस एनर्जी का यूज जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ में होता है। CO2 विच इज हार्मफुल इज रिलीज ड्यूरिंग द एबव कैटाबॉलिक रिएक्शन, तो CO2 को बाहर कर दिया जाता है हमारे शरीर से, ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा होती है। यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस होता है क्या है, कैटाबॉलिक एक प्रकार का मेटाबॉलिज्म है जिसमें कॉम्प्लेक्स मटेरियल आपको सिंपल में इंटरचेंज हो जाते हैं। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइड टू द सेल्स एंड CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स हैव रिलीज आउट। ऑक्सीजन सेल्स में दिया जाएगा, तब वहाँ पर सेल्स क्या करेगा, CO2 में आपको क्या करेगा, इंटरचेंज करेगा, और CO2 जो प्रोड्यूस होगा वो शरीर से आपको क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, है ना। आपको सेल्स हो वहाँ तो सेल्स आपको क्या करेगा, बाहर करेगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़नी है द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग किसे कहते हैं, एक एक्सचेंजिंग प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को टेक किया जाएगा एटमॉस्फेयर से, और CO2 जो है प्रोड्यूस होगा सेल्स के द्वारा, उसे आउट कर दिया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, ब्रीदिंग कहा जाएगा। ब्रीदिंग को कॉमनली क्या कहा जाता है, रिस्पिरेशन भी कहा जाता है। ब्रीदिंग को कॉमनली रिस्पिरेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि अपने हैंड को क्या कीजिए, आप चेस्ट के पास रखिए और वहाँ पर देखिए कि जब आप चेस्ट पर रखोगे अपने हैंड को तो आप फील करोगे, एक प्रकार का महसूस करोगे क्या, कि आपका जो चेस्ट है ऊपर की ओर नीचे की ओर क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, यानी कि चेस्ट जो है ऊपर नीचे की ओर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है इसलिए क्योंकि ब्रीदिंग हो रही है। अब ब्रीदिंग कैसे होता है हम लोगों में, तो ये सब जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और उसके जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग के, ये हम लोग चैप्टर के नीचे हम लोग पढ़ेंगे, जो आपको फ्लोइंग सेक्शंस में आपको नीचे दिया गया है। चलिए अगला है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो हम लोग जनरली देखते हैं तो एक ऐसे ऑर्गन जो रिस्पिरेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं, वैसे ऑर्गन को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम से जानेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहेंगे। तो ऑर्गन्स के रूप में आपको क्या हो सकते हैं, गिल्स हो सकता है, लंग्स हो सकता है ना, बॉडी सरफेस हो सकता है, ओके, तो बॉडी सरफेस होगा, है ना। आपको और भी क्या हो सकता है, ट्रैकियल ट्यूब्स हो सकता है, आपका स्किन हो सकता है। तो ये सब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे, जिसको हम लोग 1 बाय 1 हम लोग कवर करेंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट से। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वैरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली इन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अलग अलग जगह पर प्राणी रहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो उनका जो शरीर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बटा हुआ है। कोई
सेलुलर ग्रेड में है, कोई टिश्यू ग्रेड में, कोई ऑर्गन सिस्टम। और वो प्रत्येक जीव जो है अलग अलग हैबिटेट पे रहते हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार उनमें जो ब्रीदिंग है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है अलग अलग प्रकार के एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होती है। जैसे अगर देखा जाए सर्वप्रथम सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स में कौन से इन्वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो लोअर इन्वर्टिब्रेट की बात करेंगे, जैसे स्पॉन्ज है, सिलेंट्रेट है, प्लेटफॉर्म। तो उसमें जो एक्सचेंज होती है गैसेस का, यानी तो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। उसमें प्रत्येक जो उसका जो बॉडी का जो सरफेस है उसके द्वारा होता है। अर्थ फॉर्म में किसके द्वारा होता है, उनका क्या होता है, स्किन होता है, क्यूटिकल होता है ना, काफ़ी मॉइस्ट होता है ना, जहाँ पर वाटरी होता है उसका स्किन। इंसेक्ट में क्या होता है, ट्यूब का नेटवर्किंग होता है, जिसे क्या कहते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स कहा जाता है। तो इसके द्वारा उनमें क्या होता है, ब्रीदिंग होता है, ताकि वो एयर का, एटमॉस्फेरिक एयर का ट्रांसपोर्ट करते हैं वो अपने बॉडी में। स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, एक प्रकार का, एक खास विशेष प्रकार का वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर। वैस्कुलराइज मतलब किसे कहा जाता है, वैस्कुलर किसे कहते हैं, तो वैस्कुलर हम लोग उसे कहते हैं जो किसी भी मेटल्स को कैरी करता है ना, ट्रांसपोर्ट करता है। तो जैसे यहाँ पर गिल्स है, तो गिल्स जनरली किस में होते हैं, तो जनरली सबसे पहले यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड मोलस्क, है ना, इसके द्वारा हम एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में गिल्स होते हैं। लेकिन अब देखें एंड मोलस्क, आर्थ्रोपोड में भी और मोलस्क में भी दिया हुआ है ना। जहाँ तक कि अगर देखते हैं, बात है लंग्स की बात है, तो लंग्स क्या है, बैग के रूप में होता है, जो वैस्कुलराइज बैग है। इसका यूज कौन करते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में किया जाता है। लंग्स का हमेशा यूज टेरेस्ट्रियल फॉर्म में किया जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। अब आगे की ओर देखते हैं, एमंग वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट में जैसे फिश है, फिश तो गिल्स से रेफर करते ब्रीदिंग। जबकि आपको देखिए रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स जो क्रीप करके चलते हैं, रिंग करके चलते हैं ना, इस तरीके से चलते हैं। बर्ड्स जो उड़ते हैं, मैमल्स जो हैं, लंग्स के द्वारा होता है। एम्फीबियंस में जनरली फ्रॉग में वो मॉइस्ट स्किन से रेफर करते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेस पे कहा जाता है कि एक फ्रॉग को क्या कर दिया जाए, फैन के नीचे छोड़ दिया जाए, खुली फैन के नीचे, तो क्या होगा, तो वो डेथ कर जाएंगे, क्योंकि उनका स्किन जो है मॉइस्ट स्किन ड्राई हो जाएगा, जिसके कारण ब्रीदिंग नहीं हो पाएगा। मैमल्स हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और उसमें हम लोग में मैमल्स हैं, मैमल्स जिसमें मेमोरी ग्लैंड होता है फीमेल में, तो उनमें क्या है, एक प्रकार का काफ़ी वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, उसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। हम लोग अगले भाग में देखेंगे। तो ये आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखो तो आपका ये एपिग्लॉटिस है, ये आपका एपिग्लॉटिस कौन सा, फूड पाइप या विंड पाइप, आप लोग जनरली समझ ही रहे हो, ये विंड पाइप है, किसका हिस्सा है, विंड पाइप का हिस्सा है। ये कार्टिलेजिनस फ्लैप का बना रहता है ना। तो ये एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ऊपर की ओर, ग्लॉटिस के ऊपर ढक्कन के जैसा है ना, जो क्या करता है, आपको फूड को एंट्री नहीं करने देता है विंड पाइप में। लैरिंग्स, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कटोरी नुमा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे ट्रैकिया कहा जाता है। ट्रैकिया ब्रांची में आपको खुलता है, ब्रांची आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरीके से आपको ये अलग अलग फॉर्म में आपको जनरली इनको हम लोग देखते हैं। आगे की ओर ये ब्रोंक्यूल्स होता है, ओके। और ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, आपको अल्वियोलाई होते हैं। अल्वियोलाई यहाँ पर प्लूरल है, अल्वियोलस सिंगुलर होता है। लंग्स 2 है हम लोग में, ओके। हम लोग में कितने लंग्स हैं, 2 लंग्स हैं। लंग्स में देखेंगे 2 सरफेस है, ये जो येलो के ऊपर नीचे देख रहे हैं ये सरफेस है, और ये येलो है जो आपको इसमें फ्लूइड है, उसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। और जो 2 मेम्ब्रेन है उसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या है, प्लूरल फ्लूइड है, मेम्ब्रेन के इनसाइड बीच में फ्लूइड है। लंग्स के नीचे देखेंगे एक डायफ्राम है जो मसल्स का बना हुआ है। जब लंग्स सिकुड़ा रहता है तो आपको डायफ्राम जो है डॉम लाइक स्ट्रक्चर रहता है, डॉम लाइक है, ये है। लंग्स जो है एक केज लाइक
स्ट्रक्चर में रहता है जिसे रिब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोनों और रिब्स रहेगा, है ना। तो डैट इज इसके अंदर आपको रिब केज के अंदर क्या क्या होते हैं? जनरली विसरल ऑर्गन होते हैं, विसरल ऑर्गन के रूप में लंग्स और आपको हार्ट होते हैं। ओके, तो ये हमने डायग्राम से देखा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डायग्राम था जनरली हमने देखा। हम लोग इसको अब हम लोग पढ़ेंगे, तो हमें अभी इसे देखना है। चलिए डायग्राम से अब हम लोग इसे जानेंगे, वन बाय वन लाइन के अनुसार हम लोग चलते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा? एक पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होगा, तो आपका नोज में जो ओपनिंग है उसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहते हैं। वो अपर लिप्स के ऊपर होता है, नोज में होता है। इट लीड्स, ये नेजल चैम्बर अंदर की ओर। ये अगर देखेंगे तो ये नोज है, तो नोज के अंदर जो ये भाग है यहाँ पर तो कॉन्की होगा, है ना, अपर मिडिल लोअर कॉन्की होगा। तो ये नोज है, तो ये नेजल बोन है, ये आपका कॉन्की है, सॉरी नॉस्ट्रिल है, ये आपका नेजल चैम्बर है ना, ये नेजल चैम्बर है, नेजल चैम्बर है, ये कॉन्की है। पीछे वाला जो ये हिस्सा होगा ये आपका बुंदा बुंदा जो ड्रॉप डॉट टाइप स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ, ये फायरिंग्स। नोज के सामने ये हिस्सा नाइजोफायरिंग्स होगा, माउथ के सामने ये ओरोफायरिंग्स होगा, लायरिंग्स के पास लैरिंक्सोफायरिंग्स होगा। ओके, दोनों हिस्से को क्या कहेंगे? ओरोनाइजोफायरिंग्स कहेंगे। तो इस तरीके से हमने ये बताया। यहाँ पर आपका टंग होगा, तो इस तरीके से मैंने डायग्राम के अनुसार बताया। अब देखिए सेंटेंस के अनुसार आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो नेजल चैम्बर आपको किसको लीड करेगा? नेजल पैसेज को लीड करेगा। किसको? नेजल पैसेज को लीड करेगा। नेजल चैम्बर आपको नाइजोफायरिंग्स में इंटर करेगा, जो फायरिंग्स पोर्शन होगा, ठीक है। फायरिंग्स पोर्शन में देखेंगे कि वहाँ पर फूड और एयर दोनों का पैसेज होगा। नाइजोफायरिंग्स आगे की ओर ग्लॉटिस में इंटर करेगा, और ग्लॉटिस जो है लैरिंग्स की ओर, ट्रैकिया की ओर खुलेगा, है ना। ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, 11 सेंटीमीटर लगभग इसका लंबाई होता है। लैरिंग्स जो है एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो साउंड प्रोडक्शन में मदद करता है, इसलिए इसे साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। ग्लॉटिस क्या करता है? फूड को निगलने में मदद करता है, जो एक थीन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप का बना होता है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। फूड की एंट्री को क्या करता है? रोकता है ना। ये लैरिंग्स के ऊपर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज का बना होता है ना। कौन कार्टिलेज का बना होता है? एपिग्लॉटिस। ओके, जनरली आपके कंटेंट बुक में तो लैरिंग्स को भी दिखाया गया है। ट्रैकिया क्या है? एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कहाँ तक फैला हुआ रहेगा? ये थोरेसिक कैविटी पूरे फैला रहेगा, जो आपको फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा आपको राइट और लेफ्ट पल्मोनरी ब्रांची में आपको बट जाएगा, पांचवा थोरेसिक वर्टिब्रा के पास। ओके, ब्रांची जो है, प्रत्येक ब्रांची क्या होगा? इसका रिपीटेड डिवीजन होगा, जो सेकेंडरी में इंटर करेगा, सेकेंडरी आपको टर्सरी ब्रांची बनाएगा। तो उसके बाद ब्रोंक्यूल लीड करेगा, यानी कि टर्सरी ब्रांची आपको ब्रोंक्यूल्स में खुलेगा, एंडिंग अपॉन द थीन टर्मिनल ब्रोंक्यूल। लास्टली क्या होगा? ब्रोंक्यूल का लास्टली ट्यूब काफ़ी पतला होगा। आगे की ओर है ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रांची, इनिशियल ब्रोंक्यूल, ये सब सपोर्टेड होंगे क्या? एक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से। इसे सेमी सर्कुलर रिंग भी कहेंगे, जो क्या करेगा? इस ट्यूब को फटने से रोकेगा। इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थीन इरेगुलर बॉल एंड वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे अल्वोलाई कहेंगे। क्या होगा कि ब्रोंक्यूल के पास एक बैग लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, इसे बैग लाइक को अल्वियोलस कहेंगे सिंगुलर, और प्लूरल क्या होगा? अल्वियोलाई होगा। बहुत सारा होगा, लगभग आपका इसका नंबर 3 × 10 यानी कि आपका लगभग 30 करोड़ होगा एक लंग्स में। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंक्यूल अल्वियोलाई comprise the lungs. We have 2 lungs. पहले देख लेना चाहिए यहाँ पर कि ब्रोंक्यूल अल्वियोलाई ये सब ब्रांचिंग के रूप में रहेगा, है ना, शाखा के रूप में आपको यहाँ पर विस्तृत रहेगा।
आगे है द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रॉन्ची ब्रोंक्यूल्स अल्वोलाई कंप्राइजेज द लंग्स। तो इस तरीके से नेटवर्क के रूप में रहेगा। मैंने बताया वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाई अ डबल लेयर। लंग्स जो है 2 लेयर का रहेगा बना हुआ, मेम्ब्रेनस लेयर रहेगा जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहा जाएगा? उस मेम्ब्रेन को प्लूरल कहा जाएगा। प्लूरल टर्म से रिलेट करेंगे। और इसके अंदर जो फ्लूइड पड़ा रहेगा उसे प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होगा? ये फ्रिक्शंस को कम करेगा जब लंग्स आपको प्रॉपर ब्रीदिंग करेगा, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपर ब्रीदिंग करेगा, एक्सप्रेशन फ्लो आउट होगा। तब जब लंग्स क्या होगा? सिकुड़ेगा, फैलेगा, तो उसके सरफेस के बीच फ्रिक्शंस हो तो फ्रिक्शंस नहीं होने देगा, उसे कम करेगा। द आउटर फ्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक एरिया है ना, तो इसका जो प्लूरल अगर देखते हैं, ये बाहर का अगर देखो, ये बाहर का मेम्ब्रेन अगर देखते हैं तो ये थोरेसिक से रहेगा, जबकि अंदर का जो है, ये अंदर का हिस्सा है ना, अंदर वाला आपका क्या रहेगा? डेट इज लंग्स से आपको रिलेट रहेगा, यानी कि लंग्स के आसपास रहेगा, यानी कि अंदर में लंग्स, ऊपर का थोरेसिक एरिया से आपका कवर्ड रहेगा। तो इस तरीक़ा से इसका जो डायग्राम है, डायग्राम हमने देखा ही था, तो अच्छी तरीके से डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछता है इससे। चलिए आगे देखते हैं। तो इनर लाइनिंग आपको मैंने बताया ही, इसका जो प्लूरल मेम्ब्रेन है थोरेसिक से, और अंदर वाला आपको प्लूरल मेम्ब्रेन से आपको कांटेक्ट रहेगा, यानी कि लंग्स के सरफेस से। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल आपको एक कंडक्टिंग पार्ट होगा, है ना, जो अल्वोलाई के पास ओपन होगा, उसके डक्ट होंगे, वहाँ पर रेस्पिरेटरी एक्सचेंजिंग पार्ट भी रहेगा जो ब्लड वेसल से, है ना। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट, तो कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द अल्वोलाई। जो भी मटेरियल से है, माउथ से लेकर के आपको कहाँ पर चला जाएगा? एयर के साथ जो भी रहेंगे, फॉरेन पार्टिकल्स रहेंगे, मॉइस्चर्स रहेंगे, है ना, आपको वाटर का अंश रहेगा, आपको जो भी रहेंगे, साथ ही टेम्परेचर जो भी रहेगा, वो कहाँ चला जाएगा? अल्वोलाई, और वहाँ पर क्लियरिफाई होगा ताकि ब्लड वेसल्स में एक्सचेंज उसका नहीं हो। एक्सचेंजिंग पार्ट ऑफ द साइट ऑफ द एक्चुअल डिफ्यूजन, तो जो आपका जो यहाँ पर अल्वोलाई है, या यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है, तो इसमें जो एक्सचेंजिंग होगा डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होगा। चलिए, डिफ्यूजन होगा ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर। लंग्स कहाँ पर स्थित है? लंग्स तो थोरेसिक चैम्बर के पास ही है। जब हम लोग सेक्शन काटेंगे बॉडी का, तो हम लोग को पता चलेगा कि ये छाती के पास है, ये एयर टाइट चैम्बर है ना, या तो फिल्ड होगा। थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। थोरेसिक जो चैम्बर रहेगा ये पीठ की तरफ रहेगा, है ना, पीठ की तरफ वर्टिब्रल कॉलम भी पाया जाता है। वेंट्रली बाय द स्टर्नम, छाती से पीछे की ओर आपको क्या रहेगा? वर्टिब्रल कॉलम रहेगा, और पेट की तरफ क्या रहेगा? आपको स्टर्नम पाया जाएगा, एकदम थोरेसिक कैविटी के थोड़े मतलब छाती के एकदम बीच में, है ना, लेटरली। और लंग्स के दोनों ओर क्या रहेगा? रिब्स रहेगा, जो और लंग्स के नीचे क्या रहेगा? डायफ्राम रहेगा, जो आपको क्या होगा? मस्जिदनुमा शेप रहेगा, है ना, डोम शेप रहेगा। अगर देखें इसका एनाटॉमिकली देखें, सेक्शंस काटेंगे ना, लंग्स इन थोरेक्स, तो क्या होगा? एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स। तो इस तरीके का मैकेनिज्म होगा एक दूसरे के साथ, रिब्स में लंग्स, डायफ्राम एक दूसरे के साथ क्या होगा? प्रॉपर क्या होगा? मैकेनिज्म देखेंगे। जब रिब्स का शेप घटेगा बढ़ेगा तो डायफ्राम का भी शेप पर असर पड़ेगा, एक दूसरे पर असर काफ़ी पड़ेगा। लंग्स, रिब्स, डायफ्राम ये सब जनरली एक दूसरे
के अनुसार शेप वैरी करते रहेंगे। सच एन अरेंजमेंट इज इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो इस तरीके से ये ब्रीदिंग होगा, इसके कारण हम लोग देखते हैं ये सब जो ज़रूरी बात हैं, तो ये ब्रीदिंग के कारण ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो रहा है, अल्टर हो रहा है, इसके कारण ऐसा नहीं होगा। अब आगे की ओर है कि जब रिस्पिरेशन होता है तो उसमें फ्लोइंग स्टेप्स हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है रिस्पिरेशंस के दौरान। तो पहला कि ब्रीदिंग के दौरान क्या होता है, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी कि ब्रीदिंग के दौरान, ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कह सकते हैं। इसके दौरान क्या होता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को टेक किया जाता है और CO2 को आउट कर दिया जाता है ना। CO2 रिच अल्वेओलर एयर इज रिलीज आउट, तो अल्वेलाई से बाहर चला जाता है, आपको कंडक्टिंग पाथ से लेकर के माउथ नोज से बाहर निकल जाता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस का डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है अल्वेओलर मेम्ब्रेन के पास, एकदम करेक्ट है। चलिए तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। तो गैसेस का जो है ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड में, जानते हो कि ब्लड में बहुत सारे मेटल्स का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के द्वारा। ब्लड बहुत से मेटल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, एक्सक्रीटरी मेटल्स जो भी बहुत सारे। चौथा देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो इस तरीके से ब्लड और टिश्यू, ब्लड यानी कि ब्लड वेसल्स में जो है टिश्यू अल्वेलाई, वहाँ पर डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन एंड CO2 का। लास्टली है, देखना ध्यान से, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। ऑक्सीजन का यूज कर लिया जाएगा सेल्स के द्वारा और कैटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा CO2 को आउट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके के जो प्रोसेस होंगे, तो उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस आपको होगा, क्रेब साइकिल होगा, आपको ETS होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो 36-8 भी बनेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये सब जो चैप्टर, पिछला चैप्टर था चैप्टर 14, उसमें पढ़ना था, है ना। तो जो नहीं जानते होंगे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, ETS जो भी है ना, तो रिस्पिरेशन चैप्टर में आप लोग देखेंगे। सेलुलर रिस्पिरेशन, प्लांट रिस्पिरेशन में पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस के बाद वाले चैप्टर में। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे, आगे जो पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे क्या है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो हम लोग नेक्स्ट भाग में मिलते हैं। धन्यवाद।